बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आशिक खान तनोली और आप देख रहे हैं हज़ारा न्यूज़ 92। आज हम आए हैं जी अपने ज़िला मानसरा में और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मिर्ज़ा गुज़ार साहब। चूँकि इनका ताल्लुक भी हमारे ही गांव यानी कि शोकताबाद मुरादपुर के एरिया से, तो जिस तरह कि आपको पता है कि आजकल तकरीबन हर एक बंदे के पास मोबाइल है, हर एक बंदा जो है वो फेसबुक चला रहा है, हर एक बंदा जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ भी जाना बड़ा एक, मैं कहता हूँ इसमें समझदारी का काम होता है और बड़ा एक जिम्मेदारी का काम होता है। ये वीडियोस लगाना, तो उसके ऊपर तहकीक करना, फिर मुकम्मल खबर को शाया करना। तो मैं मिर्ज़ा गुलजार साहब का ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इनकी सहाफ़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो काफ़ी अरसे से हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, सीखने को आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। अब इनके चूंकि जो बेटे हैं गुलफराज साहब जो हैं वो भी इस फील्ड में हैं, तो मैं अगर इनको अपना ये कहूँ कि जी हमारे उस्ताद हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह मजीद भी आगे सीखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा के अलावा उन्होंने वक्त की उसके साथ टाइम लगाया है, न्यू जो टीवी चैनल है HD के साथ उन्होंने इनके साथ इन्होंने काफी वक्त लगाया है, K2 टेलीविजन के साथ इन्होंने काम किया है, चैनल 5 के साथ काम किया है और इसके अलावा ये रोजनामा पाकिस्तान जो आती थी उसके साथ उन्होंने काम किया है। मुख्तलिफ अखबारात जिनमें नाम लेते चलो काफी वक्त लग जाएगा, शमाल, महासब, मतलब कि हर एक इदारे में इन्होंने काम किया और अभी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आज इनके पास आए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हम यंग जनरेशन आगे आ रही है, क्योंकि मेरे भी इस फील्ड में तकरीबन 4 से 5 साल तो हो गए हैं आया हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको क्या कुछ पैगाम देंगे और अपने, क्योंकि आपने इसमें कितने अरसे से जो है आप इस फील्ड से रिलेटेड है और कब से आप इस शोबे को ज्वाइन किए? बहुत शुक्रिया आसिफ खान तनोली, आपने मुझे अपने न्यूज चैनल पर बोलने का और बात करने का मौका दिया। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एहसास और ख्याल होता है कि वो अपने एहसास से और बुजुर्गों और जो पुराने साथी हैं उनसे मिले, बात करें। आजकल हर आदमी अपनी थोड़ी सी वो उसमें बैठा रहता है। आपने जो सवाल किया कि कब से हैं और इसमें जो जिम्मेदारी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत कम लोग कहते हैं कि अच्छा साफी वो होता है जो बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, उनसे वो सीखता है। तो मैंने 92 से जब उस वक्त प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा रूल पे था, तो रोजनामा शुमाल से मैंने अपने इस साथी कैरियर का आगाज किया एबटाबाद से। और मेरे उस वक्त के जो उस्ताद थे नियाज पाशा जुद्दीन साहब, अब उस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक ने जनतल फरदौस में आला मकाम अता फरमाया। उसके बाद कौमी और लोकल और मुकामी अखबारों में मौका मिला काम करने का, लेकिन 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में फिर हमारी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, सहाफ़त में भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। फार्म का मीडिया जब आ गया तो मैं उस वक्त ज़िला नाज़िम थे, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके साथ मीडिया एडवाइजर था। तो बाहर से BBC के नुमाइंदों से मैंने ये फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैंने सीखा उनसे। 2000 में ये मोबाइल आया और 2005 में बाकायदा व्हाट्सअप वगैरह और सोशल मीडिया जो है 8 में लॉन्च हो गया और 2010 में मैंने अपना सोशल मीडिया का बाकायदा आगाज किया। उस वक्त लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि जी ये खबर बनानी और मोबाइल के जरिए उसको आगे नशर करना और फेसबुक का अकाउंट बनाना। तो मैंने कहा मुस्तकबिल में इसका ज़माना है, ये अखबारात वगैरह प्रिंट मीडिया तो ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं ख़त्म होगा तो कम से कम इसकी अहमियत कम नहीं रहेगी। तो आज वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमने उस जमाने से साबुत का आगाज के जब फैक्स नहीं हुआ करता था, डाक के जरिए भेजते थे लिखकर, फिर फैक्स आया, फिर उसके बाद जो है ईमेल तक वगैरह वगैरह। आज व्हाट्सएप और मोबाइल हर आदमी साफी, और इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज भी मैं उसका शिकार हूँ साफी इन मामलात का। बात खबरें ऐसी होती हैं जो हमारी जान के लाले पड़ जाते हैं, लोग चैलेंज करते हैं FIA के, हम पे बहुत सारे मुकदमात बने, अदालतों में आतंक की इज्जत के मुकदमात बने, लेकिन वो साफी नहीं है जिसको नोटिस ना मिले, धमकियां ना हो, खबरें ना हो। लेकिन मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने जो भी खबर नशर करने की कोशिश की उसमें मैंने अपनी ज़ात पर मुलावत नहीं किया, बल्कि मेरी कोशिश ये थी कि इसके अंदर जो हकायक हैं वो हों जिसमें मुल्क को इलाके का फायदा हो और मैं मजलूम की आवाज़ बनूं। ना मैं किसी से डरा, ना मैं किसी से दबा, ना मैंने किसी की खबर लगाने और खबर रोकने का 1 पाई रुपया वसूल किया। अच्छा, जिस तरह की आपने बात की सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की, क्योंकि अक्सर पोस्ट के नीचे हम भी कमेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो कुछ लोग जो है वो कमेंट करते हैं जी आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है सरदार यूसुफ साहब की,
इसी तरीके से चूंकि हमारा काम सहाफती लेवल का ये है कि हम किसी न किसी की पोस्ट जरूर लगाते हैं। जी, जी। एक टाइम में अगर सरदार साहब भी लगाते हैं तो दूसरी टाइम पे हम जाहिद साहब भी लगाते हैं। मतलब हमारी कोई पार्टी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि आपने वन साइडेड लिए, यानी कि एक पार्टी को ज्वाइन किया। इसके हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अर्शद साहब, बहुत अच्छा। अक्सर लोग मुझे यही टारगेट करते हैं कि ये सरदार मोहम्मद यूसुफ का खास बंदा है और ये नून का आदमी है। नून का। लेकिन मैंने आज तक, यानी मेरी इसमें 62 ईयर्स एज है, आज तक मैंने किसी पार्टी के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं किया, ना मैं किसी पार्टी का रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का हूँ, अवाम का हूँ, और मैं अपने अल्लाह और रसूल का आज़ाद बंदा रहना चाहता हूँ। मैं किसी का आलाकार बनकर किसी के लिए नारे नहीं लगाना चाहता। मुझे किसी से आशीर्वाद लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कि इस दफ्तर का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर मजदूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने 2013 में किया। उस वक्त से इस वक्त तक ये आपस कायम है। लेकिन सरदार साहब की अगर मैं खबर लिखूंगा तो लोग कहेंगे ये उसका आदमी, अगर बाबू सिंह साहब के साथ में रहूंगा तो कहेंगे ये पीटीआई का आदमी है, मौलाना साहब की लिखेंगे तो ये लोगों की फितरत है। हमने एक चीज देखनी है अर्शद साहब, याद रखें, साहबत में बड़े सब्र, बर्दाश्त और हौसले की जरूरत पड़ती है। यकीन जाने कि हम बात अपने आप को सोचते हैं कि हमने इस फील्ड में आना ही नहीं था, लेकिन आ गए हैं, लेकिन आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। सब्र ये है कि हमें कोई धमकी देता है, हालात चाहे जैसे भी हैं, हमने सब बिल्कुल इस्तेकामत के साथ काम करना है और उसके अंदर की चीज को तलाश करना है, इसके हकायक क्या है उसको सामने लाना है, आवाम के सामने लाना है। और जिस चीज को अगर हम ठीक समझकर उसको शाया कर रहे हैं, खुदा न खास्ता वो गलत है, उसके लिए मैं 10 पे 10 हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार है। यार शायद मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी और ये गलत थी, इसको मैं अपनी इंसान नहीं समझता कि मैं उस पर डट जाऊं कि नहीं मैं ठीक था और वो ठीक है। नहीं, ये नहीं है, दलील है, बस दलाल के साथ बात करें। अगर मुझे कायल कर ले तो ठीक है, किसी और को मैं कायल कर दूं तो वो मान ले। कानून क्या कहता है, खुदा क्या कहता है और उस वक्त के हालात क्या कहते हैं, ये 3 चीजें सामने रखकर हमने इस खबर को किसी के सामने रखने, ताकि जैसा माशरा बन जाए, बिगड़े ना, तासब नहीं फैलाना, नफरत नहीं फैलानी, नफरत नहीं फैलानी, किसी एक का होकर नहीं रहना, अच्छी चीज को सामने लाओ। क्योंकि मरने के बाद हमने इस चीज का जवाब देना है कि हम किस हालात में इस दुनिया में रहे, हमने किस लिए ये वक्त गुजारा है और किसके लिए काम किया, हम इस चीज की पकड़ में। जी ठीक है सर, इस तरह है कि जब जैसे देखें मैं यंग हूँ तो मुझे लोग कहते हैं आशिक भाई आप टाइम नहीं देते, आशिक भाई आप इस तरह जा रहे हैं, इस तरह करें। तो आप माशाल्लाह अभी इतनी एज भी होगी आपकी, फिर भी साथी टीम को संभाल रहे हैं, अपने ऑफिस को संभाल रहे हैं, साथ साथ अपने पेज को संभाल रहे हैं, किसी न किसी चैनल को, अखबार को भी साथ देखते हैं। तो इतनी मसरूफियत में से टाइम निकल जाता है घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिलीज के लिए। बहुत अच्छा। ये 1992 से जब मैंने इसका आगाज किया था तो उस वक्त मैंने साइड बिजनेस मेरा था, मैं टैक्सी ड्राइवर था, मैं उससे गाड़ी चलाकर अपने घर का खर्चा मामला करता था। लेकिन साथ साथ मैंने जब इस फील्ड में अपने आप को पेश कर दिया तो मैं ये दिल से कहता हूँ, और ये बात आप नोट कर लें आपके लिए भी, आप किसी भी काम को दिल से करेंगे पूरी दिलजोई के साथ कि ये काम मैंने करना है, अल्लाह ताला उसके अंदर इसकी तासीर डाल देता है, बरकत डाल देता है, रोजी का जिम्मा तो अल्लाह ने उठाया। मैंने इस दिल से ये काम शुरू किया कि मैंने मुस्लिमों की आवाज बनी। अब मेरा मीडिया उठाकर देखे, मैंने इंटरनेशनल लेवल की साफत में हेडलाइन की मेरी खबरें बनी है, मुझ पर तमाम साफी देखे, ये आने में कैमरा कह रहा हूँ, सब कहते हैं कि आपके पास कौन सा हालत है कि आप ये खबरें आप कुर्बान की हजारा डिवीजन की बाहर की दूसरी जगह से लाते हैं। मेरे अपने सोच थे, मेरा दिमाग था, मेरा जहन था और मैं जदोजहद और तलाश में रहता था। 6 मेरे बेटे, 3 मेरी बेटियां हैं, बीवी है माशाल्लाह, अपना कामल खानदान है। मैंने सब कुछ सबको एक वक्त के साथ साथ दिया। ये जो आपने कहा कि आप टाइम किस तरह देते हैं, अब ये वाकई मेरी ये उम्र इस इन चीजों की नहीं है, लेकिन मुझे लोग नहीं छोड़ते क्योंकि मेरी फील्ड में इतनी ज्यादा शनासाई है। तो अब भी मुझे लोग याद करते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो जब भी कोई वाकया हादसा होता है तो सबसे पहले मैं उस हादसे की तहकीकात करता हूँ। मिसाल के तौर पर बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बात है हकीकत की। पिछले दिनों एक मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, सबसे पहले मुझे किसी ने फोन किया रात 12 बजे कि फलां मुकाम पे नाच पड़ी हुई है, पुलिस को मुतला करें। लोग डरते हैं, पुलिस को बताते नहीं। मैं भी थोड़ा सा घबरा गया, अगर मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो फिर वजह पूछेंगे आपको कैसे पता चला, तो ये बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं। मैंने सिर्फ अपनी आईडी पे एक खबर लिखी कि मुबैना ज़राए से मुझे इत्तला मिली है फलां मकाम पर कहीं कोई नौजवान की नाश पड़ी हुई है, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अगर ये तस्दीक है, मुसद्दक़ है तो काइंडली इसमें मदद करें। फौरी SHO का फोन मुझे आ गया,
जाकर शाह साहब का ये क्या मामला है, कहाँ पे है? मैंने कहा इसका मुझे कुछ लोग इधर उधर से कालें कर रहे हैं, ये मामला है बैरकून साइड पे जो वाक़या हुआ साइड था। पे थी। जी जी। फिर वो क्लियर होगी। जब मैंने उसकी पोस्ट लगा ली एक नौजवान को, उसकी तस्वीर भी लग गई, 1 बजे तक उसको हमने क्लियर कर दिया। तो फिर नीचे पोस्ट में लिखा कि वेस्ट में अब्दुल की ऐसी तक तैसी की, जब भी खबर लिखता है तफसीलात थोड़ी देर बाद। अब ये बताओ इसका नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसको किसने मादरत साहब अक्सर अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यही कहते हैं जी आपने खबर को अधूरी लगा दी है। ये मैं इनकी बात इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हम भी अगर कोई पोस्ट लगाते हो कहते हैं जी आपने साथ डिटेल नहीं लिखी। ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें हमें सिर्फ अगर खबर मिलती है तो हम उसे फौरन शेयर कर देते हैं, हम उसकी तहकीक जारी करते हैं। ये नहीं कि हम खबर लगा के खुद जो है अपना काम कर लेते हैं या सो जाते हैं। मतलब ये है कि हमने अगर मुबैना ज़राए से हमें कोई खबर मिलती है तो सिर्फ यही होती है कि भाई वहां पे लाश पड़ी है, उसका कोई पता नहीं है किसका बेटा है, कौन है, क्या नाम है, क्या नहीं है, चूंकि वहां पे उसके पास कोई नहीं था। पुलिस जाती है, अपनी रिपोर्ट करती है, उसके बाद थाने में मुकम्मल एक एफआईआर या किसी के खिलाफ जो बात होती है, तब जाके पता चलता है ये किसका बेटा है, कहाँ का रहने वाला है, ऐसे कत्ल क्यों हुआ, ये मुकम्मल तहकीकात होती है और इसमें वक्त लगता है खबर जो भी होती है। तो ये बिल्कुल हमने अक्सर कमेंट के नीचे ये देखा है कि आपने अधूरी खबर लगा दी है, ये वैसी जी अपने आप से लगा रहा है, ये वे ये जी ये वो है जी। हालांकि कभी भी वो खबर दूरी नहीं होती, बाद में वो तस्दीक हो जाती है। ये लोग हमें टार्चर करते हैं। एक तो हमने लोगों को नहीं देखा, एक हमने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ना, उसको जवाब नहीं देना। दूसरा ये खबर हम अधूरी इसलिए लिखते हैं, हमें आधा पता चलता है। जब पूरा पता हो तो खानदान वालों को भी नहीं होता ना, जिसका मर्डर होता है, पूरा पता पुलिस को भी नहीं होता, वो भी तो तहकीकात करती है ना। ये जो ज्यादा जज्बाती लोग होते हैं, पूरा पता लेने वाले फॉरेन के या बाहर के, 85 यानी 150 होता है, से कम होकर 85 क्या है, ये मेरे फॉलोअर अभी आए हैं, कम हो गए, मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ा, तो ये कम हो गए हैं। ये इसीलिए काम हुए हैं कि बहुत सारे मामला को हमें चैलेंज किया गया। लोग रिपोर्ट्स लगाते हैं, किसी की खबरें पार्टी की लेते हैं, हम दोस्तों, तो फिर दूसरे उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो फेसबुक वाले उसको हम डिग्रेड कर देते हैं। मैं यूट्यूब पे भी चलाता हूँ ये भी। तो ये थोड़ी अधूरी खबर इसलिए होती है, हमें पूरी मालूमात नहीं होती। खबर लगाने का मकसद ये होता है कि लोग फिर हमारे ज़ाहिर बनते हैं और हमें कहते हैं ठीक है आपको पता चल गया, हकीकत ये है, फिर उससे हम खबर लेकर मुकम्मल लगाते हैं। सर अक्सर ये होता है, मैं बात वहां पर आ जाती है, एक दिन आपकी पोस्ट लगती है सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमारे इलाके में पिछले 35 साल में कोई काम नहीं किया। दूसरे दिन पोस्ट लगती है कि सरदार साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं और उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। एक दिन आपकी पोस्ट लगती है कि जाहिद चंदेब साहब ने हमारे इलाके में पिछले 10 सालों में या 8 सालों में कुछ भी नहीं किया। दूसरे दिन पोस्ट लगती है कि बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें लोग तनकीद करते हैं कि जी एक दिन आप कहते हैं नहीं किया, दूसरे दिन आप कहते हैं हो जाती है। इसकी क्या वजह? ये इसी वजह ये है कि हम तो एडमिन है ना फेसबुक पे, या जो भी जो प्लेटफॉर्म है खबरों की नशर का, हम तो एडमिन है। वो जो कुछ भी होता है किसी का मौकफ होता है, हमारा जाति उसमें कुछ मौकफ नहीं है। एक शख्स कहता है कि सरदार जी तो आसमान से तारे तोड़ के लाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कहता है जी वो तो है ही 40 साल हो गए उसने तबाही कर दी। ये लोगों का मौकफ है, इसमें हमारा क्या है? लोग क्या कहते हैं वो तो आप जाने, लोग जाने। हम ना किसी को सर्टिफिकेट अच्छे का और ना बुरे का दे सकते हैं, हम किसी के साथ पार्टी नहीं है। ठीक है, आखिर में जो नए नौजवान आ रहे हैं, जो अपनी मानसरा की आवाम है, गयूर आवाम है, जो आपको देखती है, सुनती है, आपको शेयर करती है, लाइक करती है, और बीच में इस तरह के बुजुर्ग भी हैं कि वो आपकी पोस्ट का इंतजार करते रहते हैं। मैं अक्सर चूंकि मेरा खुद पेज है तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी वो आपकी तो खबर आ गई है लेकिन मिर्जा साहब की अभी तक खबर नहीं आई, या फिर कहते हैं जी आपकी खबर से पहले मिर्जा साहब की खबर आ गई है। उनके लिए कुछ प्यार भरा पैगाम देना चाहेंगे? सही, हाँ, उनके लिए ये है कि हर आदमी के अपने सोर्स होते हैं। अब जिस जगह में कोई काम वाक़ होता है, आपके सोर्स, आपके लोग आप उससे ताउन करते हैं, मेरे लोग मुझसे ताउन करते हैं। जो जल्दी भेजता है या देर से भेजता है या मुसक्का भेजता है या अधूरी भेजता है, ये उसकी अपनी तहकीकात का आइडिया होता है कि उसके अपने लोग होते हैं, उसका अपना सोर्स ऑफ ज़राया होता है, उसके मुताबिक होता है। इसमें हमें कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाज़ काफी राइट होते हैं कि हम देखते हैं एक चीज हमारे पास नहीं है, हम किसी दूसरे की उठाते हैं, उसको कहते हैं यार कम से कम जो हमारे देखने वाले उनको भी ये चीज तो मिलनी चाहिए। लोग तो कहते हैं कि उसके पास है, इसके पास नहीं है। बात बात एक हेडलाइन होती है, पहले अखबारात होती थी तो एक ही हेडलाइन थी कि ट्रैफिक हादसे इतने हो गए या कोई वाक्य हो गया, कोई कहे कि उसकी हेडलाइन ये क्यों है, जिसकी क्यों है। ये खबरें भी सब एक ही होती है, मीडिया भी सब एक होता है, तहकीकात अपनी अपनी होती है, आपके अपने ताल्लुक हैं। आपको कोई अंदर की बात बता दे कि ये फलां जगह कत्ल हुआ, मुझे नहीं बताता, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इसमें बड़ा छोटा होने की क्या बात है? उनके लिए कुछ पैगाम, जो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी पोस्टों को लाइक शेयर करते हैं, उनके लिए कुछ पैगाम? उनके लिए ये पैगाम मैं हाथ जोड़कर सबसे ये कहता हूँ कि अगर किसी की मेरी तरफ से दिलआज़ारी हुई हो किसी खबर में, किसी मौलवी साहब की
या किसी और की, मैं जानबूझकर किसी को डिग्रेड नहीं करता, ना किसी के साथ जातियात करता हूँ। मैं उससे मदद करता हूँ, नौजवानों से खास करके सबसे मैं ये कहता हूँ, एक तो मैं तासुब नहीं फैलाता, ना मुझ पर ये यकीन किया जाए कि मेरा ताल्लुक, ठीक है मेरी शनाख्त गुजर बिरादरी से है, लेकिन वजह शोहरत मेरी गुजर बिरादरी नहीं है, वो मेरा अपना किरदार है। ठीक है, ये सिर्फ कबीली शनाख्त के लिए होता है। कोई कहे कि सरदार यूसुफ बड़ा वजीर है और मैं उसके साथ ये कानून, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी, मेरे लिए हर आदमी काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बाद अगर किसी का मकाम है तो वो इंसान का है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसानियत की कदर करो, अपने बड़ों की कदर करो, अपने छोटों पर शफकत करो और अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छा वक्त गुजारो। और आप इस दुनिया से जाओ भी तो कम अज कम अगला आदमी आपकी कभी महसूस करे और एक अच्छा मैसेज छोड़ कर जाओ, ना कि हमारी किसी की वजह से कुछ किसी का घर तबाह हो, कोई खानदान खराब हो। हाँ, मदद कर लें, कहीं पे कोई मामला ऐसा नजर है उस जगह से आप हट जाएं, छोड़ दें। मैं कहता हूँ दरगुजर करें, बर्दाश्त करें, हक पर भी हो तो पीछे हट जाए। ये मेरा अमूल रसूली मौक़िफ़ रहा है और मैं सबको ये पैगाम देता हूँ, अना को छोड़ें, अकुल को छोड़ें, आखिर एक दिन मौत है। जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह की फिक्र गुजार यानी कि मीर अफजल गुजार साहब की बातें आप सुन रहे थे, और आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हम इनसे कुछ मीठी मीठी बातें जो है वो सुने और इनके अंदर के जो जज्बात हैं वो सुने। तो इनके कुछ गिले शिकवे जो अपनी आवाम पर थे, जो अपने व्यूवर्स पर थे, वो भी उन्होंने जाहिर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह। बहुत शुक्रिया।